हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमैक्स। और आज हम बात करेंगे आपकी यूनिट 15 के बारे में, जिसका नाम है द प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द लेक्स कॉसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अब चैप्टर पे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखिए, अब आप द इम्पोर्टर एंड द एक्सपोर्टर आर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्चुअली टू ईच अदर। अब हम जब कोई अदर कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या वो दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, किसका, ट्रेड का, जो कि आपका लीगल और बाइंडिंग होता है। The exporter and importer relation becomes legal and binding. Such contractual relationships are subject to limits of various law and regulations frame thereunder. All domestic contracts are governed by or subject to domestic commercial law, which automatically apply to both parties. But in case of international contract, importer and exporter belongs to different countries. अब आप जब एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही आप कह रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आप दोनों के ऊपर, सेलर और बायर के ऊपर एक सेम रूल अप्लाई होता है। आपको सेम रेगुलेशंस या सेम गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, किसके लिए, ट्रेड से रिगार्डिंग। लेकिन अभी आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप दो कंट्रीज़ हैं, तो हर कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जब हम किसी अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर कौन से रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो होंगे, जिनसे कि हम अपने, कह सकते हैं, ट्रेड को ईजिली कर सकें और अपने कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंडिंग बना सकें। जिसमें बात कही गई है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके दो तरीके होते हैं कि आप कौन सा लॉ फॉलो करें वहाँ पर या ना करें। एक होता है आपका एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में, या कह सकते हैं एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बात करते हैं कि आप किसका रूल फॉलो करेंगे, किसके प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। और दूसरा होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में या एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताते। इन द absence of acceptable international law applicable to international contracts, the national law apply either by expressed or by implied choice or selection, or the absence of such choice by the law of the principal place of business और द एक्सपोर्टर whose परफॉर्मेंस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें वही बताया गया है कि आपके वहाँ कौन से रूल्स लगते हैं, या तो दोनों पार्टीज़, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, ट्रेड से पहले अपने एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दें या इम्प्लाइड कर दें कि वो किस कंट्री के रूल्स को अपनाना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं। और इन कंडीशन अगर वो इस चीज़ में अब्सेंस होता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताते हो किसे फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर हम किसको देखेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे। किसकी परफॉर्मेंस को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट किसकी परफॉर्मेंस है, या करेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जिसमें बात हमारी जो डेफिनेशन आती है प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज द लॉ विच हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। मतलब कैसा, आपका एक्सप्रेस्ड है और इम्प्लाइड है, बाय सेलेक्टिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू गवर्न देयर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो मतलब वही है कि प्रॉपर लॉ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज़ एक्सप्रेस करती हैं या इम्प्लाइड करती हैं उन रूल्स को, रेगुलेशंस को, जिसके थ्रू वो अपने ट्रेड को करेंगी। इन अब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड चॉइस ऑफ लॉ, अगर आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड लॉ ऑफ चॉइस वहाँ पर नहीं होती है तो वहाँ पर प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज द लॉ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द इम्पोर्टर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो इम्पोर्टर का बिजनेस प्लेस होएगा उस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देंगे रूल्स के लिए, या कह सकते हैं प्रिंसिपल के लिए। तो इसे हम आगे एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर लॉ
of the contract when choice or law clause existing or present in the contract। अब ये तो वो कंडीशन है कि जहाँ पर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ने अपने रूल्स को रेगुलेशंस को पहले ही कह सकते हैं एक्सप्रेस कर दिया है या इम्प्लाई कर दिया है किसमें, अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो उस कंडीशन में क्या होता है देखिए, when the choice of law clause present or existing in contract means, मतलब जहाँ पर वो कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स उनके, the contracting parties have mutually decided, agreed and provide in the contract document of the Lexcos और द PLC। आप कह सकते हैं इसे कि यहाँ पर आपकी जो दोनों पार्टीज हैं वो एक एग्री होती हैं उन रूल्स पे जिन्हें वो दोनों फॉलो करेंगी अपने ट्रेड को करने के लिए। इन द केस ऑफ PLC कह सकते हैं PLC आपका प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन कंडीशन in the case of PLC can be defined as the law which the contracting parties have expressively or implied selected or choice to govern their contractual relationship। मतलब PLC आपका एक ऐसा रूल है जिसको दोनों पार्टीज एग्रीड होती हैं फॉलो करने के लिए, और इन रूल्स को कौन बनाता है या कौन एक्सप्रेस करता है, कौन डिसाइड करता है, दोनों पार्टीज, मतलब आपके एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। द सेलेक्टेड और choice law of the contract including ESC may be that of exports, that of the importers or even a third country law which will be applicable to the contract। अब कह सकते हैं जो हमारा लॉ होता है किसके लिए होता है, हमारा एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी होता है, क्योंकि जब हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा वहाँ पर एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो वहाँ पर कौन सा लॉ हो सकता है, कह सकते हैं कौन से लॉ को वो एग्री हो दोनों कंट्रीज, तो हो सकता है वो एक्सपोर्ट कंट्री का रूल हो या हो सकता है वो इंपोर्टर का हो, क्योंकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की कंट्री यहाँ पर अलग अलग होगी, तो किसी भी कंट्री का हो सकता है या फिर किसी थर्ड कंट्री का, ना तो एक्सपोर्टर की कंट्री का रूल हो ना इंपोर्टर की कंट्री का रूल हो, तो हो सकता है वो किसी थर्ड कंट्री को भी उसके रूल्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस दी गई है यहाँ पर कि आप किन रूल्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है द चूज फॉरेन लॉ शुड बी ऑफेंड और शुड बी रेपुगेंट टू इंग्लिश पब्लिक पॉलिसी। मतलब इंग्लिश पब्लिक पॉलिसी हमारे रूल्स की एक गाइडलाइंस है जो हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ या जो भी रूल फॉलो करो वो इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, या कह सकते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है इंग्लिश पब्लिक पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। वो ये नहीं कि आपका रूल्स इनके अलग जाए या आपके कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो एग्री हुए हैं आप जिस कंडीशंस के लिए वो इनसे अलग हो, तो आप क्या वही रूल्स फॉलो करेंगे आप जो आपका इंग्लिश पब्लिक पॉलिसी में हो। दूसरा है आपका chosen foreign law should not be against mandatory or overriding statutory provisions or the rule of the lex fori which are or such a compelling character that the English courts will apply regardless of the proper law। अब lex fori क्या होता है कि मतलब एक ऐसी प्लेस होती है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई आपके बीच डिस्प्यूट्स आ जाता है तो उस डिस्प्यूट्स को हम कोर्ट की हेल्प से सोल्व करते हैं, और कहाँ पर वो होता है लेक्स फोरी। तो मतलब लेक्स फोरी के भी कुछ रूल्स हैं आप अपने स्पेसिफिक कि अगर आप रूल कोई ट्रेड करते हो तो आपको इनके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे सेटल कौन करेगा, लेक्स फोरी कोर्ट की हेल्प से। तो आपके जो भी रूल्स हो जो भी रेगुलेशंस हो आपको इन्हें देखकर ही अपने रूल्स को सेलेक्ट करना चाहिए। The parties may be free to choose the law of the place having no connection with the contract, yet the choice must be a bona fide and legal. It should not be made to evade or avoid the overriding provisions of what would other be the proper law or law of the country which contract is loosely connected। तो इसमें क्या होता है कि आप उन्हीं रूल्स को उन्हीं रेगुलेशंस को करोगे जो किसकी आई में ठीक हो, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की नज़र में या गवर्नमेंट कह सकते हैं या कह सकते हैं आप लॉ की नज़र में जो प्रोविजंस सही हो। मतलब आप कोई ऐसा प्रोविजंस ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो
कि गवर्नमेंट की या रूल्स की नज़र में इलीगल हो। और आखिरी पॉइंट है आपका, द चूजन लॉ will not be applicable and enforceable if the performance of the contract is unlawful by the lex कोसी। मतलब इसमें क्या होता है कि हो सकता है जब आपका एग्रीमेंट हुआ हो या आपने जब लॉ आप डिसाइड कर रहे थे, रूल डिसाइड कर रहे थे, किसी एक पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाकर या किसी भी कह सकते हैं अनएथिकल तरीके से उससे साइन कराया गया हो या उससे एग्रीमेंट लिया गया हो या उसे मजबूर किया गया हो कि वो उस चीज़ पे एग्री करें, तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टीज के थ्रू फोर्सफुली या गलत तरीक़ों से दूसरे के ऊपर रूल्स लगाए जाते हैं या उसे फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाए। तो देखते हैं कि जब एग्जांपल्स के थ्रू आप ज़्यादा समझेंगे। फॉर इंस्टेंस, मिस्टर ए एग्री टू एक्सपोर्ट मिस्टर बी। अब इसमें क्या है कि ए यहाँ पर एग्री करता है मिस्टर बी को एक्सपोर्ट के लिए इन न्यूयॉर्क में, ठीक है। द गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क, द गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क एंड द प्राइस टू बी पेड इन दिल्ली। अब किस बात पर तैयार होते हैं कि गुड्स तो आपका डिलीवर होगा कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, और आपका प्राइस कहाँ पर पेड होएगा, वो होएगा दिल्ली में, ठीक है। तो आपका ये इन्होंने फिक्स कर दिया कि हम गुड्स की डिलीवरी आपको न्यूयॉर्क में देंगे और आप प्राइस की जो पेमेंट है वो न्यू दिल्ली में करेंगे। नाउ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट द नेशनल लॉ ऑफ एनी कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ गवर्निंग देयर रिलेशंस। अब ए और बी के पास यहाँ पर चॉइस है कि वो किसी भी कंट्री के रूल्स को फॉलो कर सके अपने इस ट्रेड के लिए। इफ़ दे डिसाइड टू चूज इंडियन लॉ, द प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इंडियन लॉ। अगर वो क्या करते हैं, चूज इंडियन लॉ को चूज करते हैं, तो हमारा क्या है, द प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इंडियन लॉ। तो उस कंडीशन में हमारा इंडियन लॉ उस ट्रेड के ऊपर, उस एग्रीमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। सपोज इफ दे कुड नॉट डिसाइड, प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी गवर्न बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। अब अगर उन्होंने कोई रूल सेलेक्ट नहीं किया या चूज़ नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम वहाँ पर रूल्स अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मली आप कोई ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर दो ही चीज़ होती हैं, एक तो आप दूसरी कंट्री को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और वो आपको पेमेंट देता है। तो नॉर्मली यहाँ पर दो चीज़ है, पेमेंट बाय द इम्पोर्टर एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दो चीज़ें हैं। लेकिन आपकी जो मॉडर्न अप्रोच है वो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, वो इंपॉर्टेंस देती है आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स को। उसका मानना है कि आपका जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को सही और एकदम प्रॉपर वे में इंपोर्टर तक पहुंचा दे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मैंडेटरी है कंपैरिजन टू उसकी पेमेंट के मुकाबले। तो इस कंडीशन में जब ऐसा कुछ होता है जहाँ पर रूल्स हम पहले डिसाइड ना करके रखें और तब ऐसा कुछ हो जाए कि हमें रूल डिसाइड करना है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और मैक्सिमम वो कौन सी होती है जहाँ पर आपकी गुड्स को डिलीवर किया जाता है या वो कंट्री जो आपके गुड्स को रिसीव करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो सो द रेलिवेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इन न्यूयॉर्क, तो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर हुई है, आपकी न्यूयॉर्क में कह सकते हैं परफॉर्मेंस हुई है, नॉट इन दिल्ली। तो अकॉर्डिंगली द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमेरिकन लॉ। अब आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है न्यूयॉर्क में जो कि हम अमेरिका में है, तो वहाँ पर कौन से रूल अप्लाई होंगे, लॉ अप्लाई होंगे, अमेरिकन लॉ। द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन चॉइस ऑफ लॉ क्लॉज नॉट एग्जिस्टिंग और अब्सेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपका कोई कह सकते हैं आपने कोई रूल्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वहाँ पर हम किस तरह पता करेंगे कि वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा या कौन सा रूल अप्लाई नहीं होगा। तो उसकी कुछ कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर लॉ मीन्स द कॉमर्शियल लॉ गवर्निंग द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज टू द एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्रॉपर लॉ क्या होता है, वो लॉ जो दोनों पार्टीज़ के गवर्न करते हैं अपने ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में। देयर कैन नॉट बी एन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद इन द प्रॉपर लॉ। और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका प्रॉपर लॉ के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस
गाइडलाइंस नहीं होंगी। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या बातें होती हैं, उसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। When the choice of law clause exists in the export sales contract, contracting parties make a choice to law govern their relationship. Sometimes there is no express or implied choice of law. In such case, following point emerges. अब जब उनके पास चॉइस थी, उन्होंने एग्री हुए रूल्स के लिए, तब तो ठीक है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा है कहाँ के रूल्स को वो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने रूल्स फॉलो करने का पहले डिसाइड नहीं किया, एग्री नहीं हुए कि किस कंट्री के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उन्हें देखते हैं। प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ इंटेंशन ऑफ द पार्टी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उन पार्टीज़ का क्या इंटेंशन है उस ट्रेड को करने का, क्योंकि अब हमें रूल्स को कोई ना कोई फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया लेकिन फिर हम उस कंडीशन में कौन सा फॉलो करेंगे, तो उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। Hence, the first step will be infer the intention of the parties from the various contract documents and other evidence। तो सबसे पहले हम उन दोनों पार्टीज़ का देखेंगे कि उनका ट्रेड का इंटेंशन क्या है, ट्रेड किस पर्पस से कर रहे हैं, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक करेंगे कि उनके पर्पस जो हैं उनके लीगल हैं या नहीं है, और उनका एविडेंस क्या है ट्रेड का। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो किस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं और उनका इंटेंशन क्या है उस ट्रेड को करने का, और उनके हम डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। अकॉर्डिंगली प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी अस्टेंड व्हेन द ESC is silent as to proper law of contract and the intention of the contracting parties cannot be inferred. Proper law of contract will be declared on the principle of conflict law। अब ऐसी कंडीशंस जब आपकी दोनों कह सकते हैं एक्सपोर्टर ने और इम्पोर्टर ने किसी भी रूल्स को फिक्स नहीं किया, तो ऐसी कंडीशंस में कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं जो आपके उस कंडीशन में वहाँ पर अप्लाई होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। मतलब ऐसी कंडीशन जब आपका एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर किसी रूल्स के ऊपर एग्री ना हुए हों या उनके एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में अब्सेंस हो ये चीज़, तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या अप्लाई होता है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। Conflict of law states that the national law and rules, regulations as well as their applicants and interpretation vary from country to country। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में, इसमें आपके नेशनल लेवल के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो कि हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, या कह सकते हैं हर कंट्री पे वो अप्लाई होते हैं एक साथ, क्योंकि ये एक सिंगल रूल बनाया गया है, सिंगल प्रिंसिपल है, जो कि आपकी वो हर एक्सपोर्टर इम्पोर्टर अपनाता है या यूज़ करता है जब उनके कॉन्ट्रैक्ट में कह सकते हैं लेक्स कोसी या प्रॉपर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। सिंस अ सिंगल लीगल सिस्टम हैज़ टू अप्लाई, द क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच लॉ कैन मोर अप्रोप्रिएटली बी सेड टू बी प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है, हम एक सिंगल रूल को अप्लाई कर रहे हैं अपने हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। The court in general have applied the test of center of gravity of the transaction of this center of gravity of transaction means the country having closest connection with the contract। अब आपका जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, इसमें हम देखते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुई है या आपका जो कह सकते हैं ट्रेड हुआ है वो किस चीज़ से ज़्यादा क्लोजली रिलेट है, मतलब किस कंट्री के आपकी जो ट्रांजेक्शन है ज़्यादा रिलेट हुई है। जिसमें हम चार चीज़ें देखते हैं। पहला है प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड, मतलब किस जगह पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टीज़, मतलब जो पार्टीज़ हैं उनका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। द कॉन्ट्रेक्चुअल प्लेस और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि आपका कहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या कहाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। दूसरा होता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आप गुड्स की डिलीवरी कहाँ पर कर रहे हैं या आपका परफॉर्म कहाँ हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। एंड फोर्थ आता आपका द नेचर एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप किस नेचर और सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ थी जिनके फोकस पे हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा रूल लॉ अप्लाई होगा।
अब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर लॉ, किसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है प्रॉपर लॉ की जो हम अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वन विच इज़ एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड सेलेक्टिवली बाय द पार्टीज़। अब क्या होता है, ये एक ऐसा रूल होता है, ऐसा लॉ होता है जिसे दोनों पार्टीज़ में से कोई एक्सप्रेस करे या इम्प्लाइड करे अपने कॉन्ट्रैक्ट पे। पहला लॉ, इसका लॉ हो गया है, पहली क्वालिफिकेशन हो गई हमारी कि क्या है ये, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड सेलेक्टेड बाय द पार्टीज। और दूसरा है द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब इसे कह सकते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन की वर्ल्ड वाइड इसे एक्सेप्टेबल की नीड नहीं होती, क्योंकि हर कंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। तो ये हर कंट्री का एक दूसरे डिफ़र होता है, इसीलिए इसे कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वन विद द ट्रांजेक्शन हैज़ द क्लोजेस्ट कनेक्शन। मतलब आपका जिसके साथ ज़्यादा क्लोजेस्ट कनेक्शन होएगा ट्रांजेक्शन की, बिजनेस की, ये आपके वहीं के रूल्स को फॉलो करता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड वैलिड इफ इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इवन इफ डज नॉट मीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ प्रॉपर लॉ। इसमें क्या है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कब वैलिड होगा, अगर वो सेटिस्फाई करे लॉ ऑफ प्लेस। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसी जगह पे होना चाहिए जो लॉ की नज़र में सही हो, जो कि ऐसी कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर लॉ आपको परमिशन ना दे या वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ना हो सकता है आप जेल में हो या आप किसी क्राइम की जगह पे हो और वहाँ पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो आपका अप्लीकेबल नहीं होता है। अब नॉर्मल देखते हैं कि ईएससी और डीएससी। ईएससी का मतलब क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आज हम अदर कंट्रीज़ के साथ करते हैं वो आता है। तो डीएससी होता है हमारा डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने एक अभी पॉइंट छोड़ा है हमारा एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमने अपने पिछले यूनिट में कंप्लीट डिस्कस किया था, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन ईएससी इन्वॉल्व पार्टीज हु आर कॉल्ड इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। अब ईएससी में क्या होता है, जो बोथ पार्टीज़ होती हैं उनको हम एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर कहते हैं। लेकिन अगर हम डीएससी की बात करें या डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें हमारा बायर और सेलर होता है। अब पहला डिफरेंस, उन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। दूसरा, इन ईएससी द गुड्स आर एक्सपोर्टेड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ एक्सपोर्टर्स कंट्री, बट इन डीएससी द गुड्स ट्रांसफर विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। अब आपका जो एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आप गुड्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं या कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर, कह सकते हैं एक्सपोर्टर की जो कंट्री होती है उस बाउंड्री से बाहर हम उसे सेंड करते हैं। बट इन डीएससी डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका जो गुड्स ट्रांसफ़र होता है वो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, कह सकते हैं आपका जो यहाँ ट्रांजैक्शन होता है वो एक फिजिकल बाउंड्री के अंदर ही होता है। द प्राइस अंडर इन ईएससी इज कोटेड एंड रियलाइज्ड इन फॉरेन करेंसी। अब आप अगर एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, जो पेमेंट होती है वो किस में होती है, फॉरेन करेंसी में। लेकिन अगर आप डीएससी में बात करें तो वहाँ पर होती है आपकी होम कंट्री करेंसी। मतलब आप जिस कंट्री के अंदर सेल्स और बाय कर रहे हैं आपको उसी कंट्री करेंसी के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है, वही करेंसी आपकी चलती है। In ESC, there are various rules and regulations of international trade, and trade are compulsory. But DSC, there is no need of international trade regulations and rules. अब आप जब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर आपके पास बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं तो आपको ऐसे किसी भी इंटरनेशनल रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता। ये थे आपके डिफरेंस। तो हम देखते हैं कि एक मॉडल ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के जो आपका एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस तरह दिखता है। तो कुछ वो इस तरह होता है कि जैसे हमने यहाँ पर अल्फ़ा कंपनी लिया है, अल्फ़ा कंपनी लिमिटेड क्या है आपका, ये एक्सपोर्टर है या सेलर कह सकते हैं आप इसे, और किसके बीच में है, बीटा कंपनी लिमिटेड जो कि आपकी इंपोर्टर है। और किस चीज़ का ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मिक्स्ड फ्रूट जैम। तो ये कुछ इस तरह आपका दिखता है आपका जो एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी ज़रूरी होती हैं उसे वैलिड करने के लिए।
तो प्रिंसिपल प्रोविजंस ऑफ ईएससी, तो मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिटर्न होती हैं या वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। जिसमें आप देख सकते हैं नेम एंड एड्रेस, आपका दोनों का एक्सपोर्टर का नाम और उसका एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ता है। दूसरा क्लॉज आपका प्रोडक्ट, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन प्रॉपर वे में देना पड़ेगा एक्सपोर्टर को। तीसरा है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब आपकी क्वालिटी के बारे में। फोर्थ है क्वांटिटी, मतलब आप कितना प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइस एंड टोटल वैल्यू, प्राइस भी बताना पड़ेगा। प्राइस एस्कुलेशन, मतलब अगर आप कोई प्राइस उनसे कम ले रहे हैं या डिस्काउंट कह सकते हैं तो उस कंडीशन में वो भी आपको देना पड़ेगा। किस करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं करेंगे, आपकी पैकिंग किस तरह होगी, आपकी मार्केटिंग एंड लेबलिंग किस तरह होगी, आप किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। हो सकता है आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, या कह सकते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। डिलीवरी किस टाइम आप करोगे, या फिर आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी कौन है, आपने इंस्पेक्शन किया है अपने गुड्स का या नहीं किया है, उसका में बारे में बताना पड़ता है। मोड ऑफ पेमेंट, मतलब आपकी पेमेंट किस मोड से जाएगी, आप चेक से पेमेंट करोगे या बैंक ट्रांसफ़र होगा या आपका कोई और मेथड जो यहाँ पर वो अपने एग्रीमेंट में बात करें। डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपके अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को बताना पड़ेगा कि प्रॉपर वे में आपको जो ट्रेड से रिलेटेड ज़रूरी होते हैं, जैसे आपका कह सकते हैं जीएसटी आपका कंपलसरी होता है, आपका लाइसेंस आपका ज़रूरी होता है, तो उन सब के बारे में बताना पड़ेगा। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क, कि आपकी प्रॉपर्टी किस टाइम पास हो जाएगी, उसका जो ओनरशिप है किस टाइम वो हम मानेंगे कि एक्सपोर्टर से इंपोर्टर को पास हो गया ओनरशिप। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में आपको देना पड़ेगा। कंडीशन एंड वारंटीज, फोर्स मेजर, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, applicable law and jurisdiction, termination, लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी और मिसलेनियस, मतलब आपके ये सारे 24 क्लॉज हैं जो आप अगर कोई ट्रेड करते हो तो उसके एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये थी आपकी यूनिट 15 जो कि कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।